वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो है फर्स्ट लेक्चर जो है आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आपको पता ही है जो हमारा टॉपिक है, और टॉपिक से पहले सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये हमारा सब्जेक्ट है जो आज हम स्टडी करेंगे, और उसका फर्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम सबको होता है कि एग्जाम्स में या पेपर्स में इसका पेपर कैसे आएगा, किस हिसाब से आएगा, कितने मार्क्स होंगे, तो इंशाल्लाह वो अभी अवेलेबल नहीं है पेपर। आपको कल परसों तक या आज कल में आपको शेयर कर दूंगी कि वो पेपर में हमने कैसे करना है, सॉल्व कैसे करने हैं क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट टॉपिक। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जरूरी समझूंगी कि ये बताया जाए कि व्हाट इज इंग्लिश लिटरेचर, कि इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है। जैसे कि मैंने ये स्क्रीन शेयर की हुई है आपके सामने, तो पहले ही मैंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश लिटरेचर इज वन ऑफ द रिचेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। आपको भी पता है, हम सबको पता है कि जैसे कि उर्दू अदब होता है, इसी तरह ये इंग्लिश लिटरेचर होता है। और इंग्लिश लिटरेचर जो होता है वो अंग्रेजों का जो है बहुत बड़ा, उनके जो है ना लिटरेचर जो है वो बहुत रिच है, बहुत वैल्यूएबल है, पूरी दुनिया इसको मानती है। तो इंग्लिश लिटरेचर इज वन ऑफ द रिचेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, बीइंग द लिटरेचर ऑफ अ ग्रेट नेशन which though inhabiting a small island of the west coast of Europe, ये यूरोप का एक छोटा सा आइलैंड था जहां से ये स्टार्ट हुआ कि इंग्लिश लिटरेचर जो था। और ये एक बहुत बड़ी नेशन है, अंग्रेज कौम बहुत बड़ी कौम है, तो इन्होंने ये इंग्लिश लिटरेचर का जो स्टार्ट किया था। और इसके साथ साथ ये है कि व्हेन वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू मॉडर्न टाइम्स, बहुत पहले से लेकर अब जो मॉडर्न टाइम्स हैं उस वक्त तक, we find that it has passed through certain definite phases, each having marked characteristics. You know that कि इसका जो इंग्लिश लिटरेचर है, इसके भी बहुत सारे फेजेस हैं। ये नहीं है कि वो बस एक ही जो उनका फेज था वो स्टार्ट हुआ और वो एंड हो गया, ऐसा नहीं है। कि ये पहला अर्लियर फेज जो था वो भी था, कि हमने उसके बाद इसका स्टेप बाय स्टेप फेजेस पढ़ने हैं। हमने एक्चुअल में जो पढ़नी है ना वो पूरी प्रॉपर हिस्ट्री पढ़नी है, जो कि अर्लियर एज से लेकर मतलब मॉडर्न एज तक, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़नी है। इसमें जो बहुत सारी एजेस आएंगी, जैसे कि आप सबको पता है, अगर आपने इनके नाम सुने होंगे, बहुत बड़े नाम है, शेक्सपियर का है, चौसर का है, मिल्टन का है, टाइटन, पॉप एंड जॉनसन। ये सारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़े नाम हैं, एंड यू पीपल विल आल्सो नो अबाउट दैट हु पीपल दे आर। ओके, अब ये मैं आपको ये बता, अभी जस्ट मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर बता रही हूँ, व्हाट इज इंग्लिश लिटरेचर। अभी हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, टॉपिक हमारा अर्लियर एज की हिस्ट्री से स्टार्ट होगा, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि एंग्लो सैक्सन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंग्लो सैक्सन का है, ठीक है। तो इसमें मतलब हम लोगों ने स्टार्ट करना है आज फर्स्ट टॉपिक हमारा, द एंग्लो सैक्सन और द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये सबसे पुराना इंग्लिश का जो पीरियड है वो एंग्लो सैक्सन है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि हिस्टोरिकल जो है बैकग्राउंड अगर हमें आप बताएं, या आप हमें ये बताएंगे इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो आप कहोगे कि ये फर्स्ट फेज जो है वो एंग्लो सैक्सन का है। इसमें मैं आपको एक बुक है हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर की, तो वो भी मैं आपको बता दूं, आप लोग जो परचेज कर लीजिएगा, तो उस बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो आप जो है वहां से ये बुक परचेज करके और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मैं बुक आपके साथ शेयर करती हूँ, इंग्लिश लिटरेचर की बुक है ये, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा एंग्लो सैक्सन, ठीक है। ये बुक है, ये बुक आप परचेज कर लें और ये सारा रीड आउट करेंगे, लेकिन हमने सारा लिखना नहीं है, और आप लोगों ने इस बारे में परेशान नहीं होना कि ये सारा इतना सारा याद कैसे होगा। ये याद नहीं करना, मैं आपको इसको समराइज करके पहले आप बता देती हूँ, उसके बाद हम यहाँ से आपको समझा देंगे और आपने स्टडी करना है। अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम्स हो तो आप वैसे भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पर ये एंग्लो सेक्सन है,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये शॉर्टली बता रही हूँ, जस्ट बुक मैंने दिखाई थी आपको एंग्लो सेक्सन का, मैं आपको बता रही हूँ कि एंग्लो सेक्सन कौन थे। तो आप लोगों को ये शॉर्टली जो सामने लिखा हुआ है ना, ये आपने पॉइंट्स नोट आउट रखने हैं एंग्लो सेक्सन के बारे में। सबसे पहले जो कैल्ट्स थे, जो ब्रिटेन था ना, पुराना बरतानिया जो था, उसमें कैल्ट्स थे। ये कबीले का नाम है, ट्राइब्स हैं ये सारे, एक्चुअल में ये ट्राइब्स हैं। तो सबसे पहले कैल्ट्स रहते थे वहां पर। उसके बाद क्या हुआ, ये बरतानिया में कैल्ट्स रहते थे, तो उसके बाद रोमन्स आ गए। ठीक है, रोमन्स जब आए तो वो क्रिश्चियनिटी लेके आए, उनका मजहब क्रिश्चियनिटी था। तो इन्होंने जो रोमन्स ने ऑन रूल ओवर द ब्रिटेन, तो इन्होंने इस पे जो है बरतानिया पे बहुत ज्यादा देर हुकूमत की और बहुत अरसा रहे ये रोमन्स जो हैं। इसके बाद अब आपको एक और बात बता दूं, इस टाइम अभी इंग्लैंड नाम नहीं था, ब्रिटेन था, नॉट इंग्लैंड। ये इंग्लैंड नहीं था, इंग्लैंड बाद में इसका नाम पड़ा। तो इसके बाद रोमन्स के बाद मैंने लिखा हुआ ये पिट्स। पिट्स जो थे वो रोमन्स के बाद पिट्स आए, उन्होंने अटैक किया और रोमन्स विथड्रॉ कर गए यहाँ से। क्योंकि पिग्स बहुत पावरफुल थे, ये जंगली किस्म के लोग थे, बहुत ही जंगली एक किस्म के थे। तो इन्होंने इन पे हमला किया और रोमन्स वहां से विथड्रॉ कर गए और रह गए सिर्फ कैल्स। अब ये कैल्स जस्ट रह गए यहाँ पर। और कैल्स के बाद ये हुआ कि कैल्स इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इनके जो मुकाबला कर सकते या इनके मुकाबले में आ सकते। तो उन्होंने कहा कि हम हेल्प मांगते हैं, मतलब उन्होंने हेल्प के लिए किसको कहा, ये तीन कबीले मैंने जो लिखे हुए हैं, एंग्लो सैक्सन और ज्यूस, ये बहुत पावरफुल कबीले थे। तो इन्होंने इनको कहा कि वो इनवाइट किया इन ट्राइब्स को टू हेल्प देम, एंग्लो सैक्सन एंड ज्यूस। तो देन फिर एंग्लो सैक्सन जो है वो चूंकि बहुत पावरफुल थे, इनमें से जो ज्यूस थे तो वो ज्यूस बहुत जल्दी विड्रॉ कर गए थे, क्योंकि वो ज्यादा देर यहाँ ब्रिटेन में ठहर नहीं सके थे और पिट्स का मुकाबला भी नहीं कर सके थे। तो रह गए जस्ट एंग्लो सैक्सन, ये रह गए। और ये बहुत पावरफुल ट्राइब्स थे और ये आए कहाँ से थे, नॉर्दर्न जर्मनी से। ये नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे और इन्होंने यहाँ पर फिर स्टे किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर इनका ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि एंग्लो सेक्सन ने भी यहाँ से वो जो कैल्ट्स थे जो कि यहाँ पर बहुत शुरू से आबाद थे उनको निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, वो यहाँ से वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके और ये चले गए। और यहाँ पर जस्ट जो बरतानिया में या ब्रिटेन में एंग्लो सेक्सन रह गए और उन्होंने ही पूरा सारा संभाल लिया एरिया और उन्होंने वहां पर हुकूमत करना शुरू कर दी। और यहाँ पर फिर इनकी वजह से जो है ना, एंग्लो की वजह से इंग्लैंड नाम पड़ा। अगर आपसे ये भी पूछा जाए, आपको ये पता होना चाहिए, चूंकि जब कैल्ट्स थे तो तब क्या था कि आप लोगों के कैल्ट्स की वजह से यहाँ पर नाम था ब्रिटेन। और जब एंग्लो ने इन पर हुकूमत की, रूल किया यहाँ पर, तो इसका नाम इंग्लैंड हो गया। अब इंग्लैंड जो है बन गया यहाँ पर। और इन्होंने लैंग्वेज, चूंकि लिटरेचर की अब हम बात कर रहे हैं कि लिटरेचर में इसका हिस्सा क्या था, यहाँ तक तो ये मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि एंग्लो सैक्सन कौन थे, कौन सा कबीला था और कैसे ये यहाँ पर आए। और ये चूंकि हमने पढ़ना है तो इसलिए हमें इसके बारे में नो हाउ होना चाहिए कि ये कैसे आए। इसके बाद अब आपको जो मेन टॉपिक है वो बताना है कि ये इनका हिस्टोरिकल क्या है बैकग्राउंड, यानी ये हमारे लिटरेचर में इसका क्या हिस्सा है, क्या इनको लैंग्वेज आती थी, कौन सी लैंग्वेज आती थी, या इन्होंने जो काम लिखा, पोएम्स लिखी, इन्होंने बहुत सी पहेलियां भी लिखी, पोएम्स लिखी हैं, बहुत सी राइटिंग्स हैं इनकी, लेकिन बहुत फेमस नहीं है, दो तीन फेमस हैं, वो हम इसमें चैप्टर में बहुत पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने जो सबसे पहले लिटरेचर लिखना स्टार्ट नहीं किया था, जस्ट सुनते होते थे, ये ऑरल सुनते थे। ठीक है, इनका जो पहला काम था वो ये था कि जस्ट ऑरल सुनते थे, इनको लिखना नहीं आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने रोमन्स अल्फाबेट्स लिखना शुरू किए। ठीक है, रोमन्स अल्फाबेट्स में इन्होंने फिर पहला जो है ना अपना सबसे पुराना और सबसे पहला वर्क स्टार्ट किया, वो है विकसित। ठीक है, वो उन्होंने स्टार्ट किया, ये भी एक पॉइंट थी इनकी, ये इन्होंने लिखा। इसमें इन्होंने जर्मनी की जो दुनिया के बारे में बताया कि जर्मनी में क्या है और क्या नहीं। इसके बाद बेओवुल्फ लिखी, ये भी इनकी बहुत बड़ी पोइम थी, बहुत इंपॉर्टेंट पोइम थी। उसके बाद जर्ल लिखी, ये भी इनकी पोइम थी, ये 42 लाइंस पे थी। जो बेओवुल्फ थी वो सबसे लेंथी वर्क था, जिसकी 3182 लाइंस है। ठीक है, और इसको नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड की कहते हैं। ये अभी मैं आपको जब शो करती हूँ तो उसमें हम ये डिटेल में पढ़ते हैं कि ये इसमें
क्या डिटेल है इसकी। ये एंग्लो सेक्शन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। द एंग्लो सेक्शन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड, सबसे पुराना जो इंग्लिश का दौर था वो ये था कि द अर्लीस्ट फेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड विद एंग्लो सेक्शन लिटरेचर ऑफ एंगल्स एंड सेक्शंस। अब आई थिंक कि मैंने जो आपको पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है, इसमें आपको ये अच्छे से पता चल गया है कि एंग्लो सेक्शन कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे और कैसे ये इंग्लैंड में। ठीक है, मैं एक दफा फिर थोड़ा सा इनके बारे में ये बता दूं कि ये पहले यहाँ पर नहीं थे। पहले कौन थे? कैल्स। कैल्स थे ब्रिटानिया में। फिर उसके बाद रोमन्स आए, रोमन्स ने हुकूमत की, क्रिश्चियनिटी लेके आए। और फिर वो जो पिट्स जंगली लोग आए, उनकी वजह से ये रोमन्स यहाँ से भागे, मुकाबला नहीं कर सके तो विथड्रॉ कर गए वो वहां से। तो फिर कैल्स अकेले अगेन रह गए, तो उन्होंने फिर 3 कबीलों को दावत दी, उनको इनवाइट किया कि वो उनकी मदद करें, और वो कबीले आए एंग्लो सैक्सन ज्यूस। ज्यूस भी जल्दी चले गए, वो भी विथड्रॉ कर गए, और देन फिर रह गए एंग्लो सैक्सन। और एंग्लो सैक्सन ने फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, उनको भी निकाल दिया और जस्ट खुद ही इन्होंने रूल किया। तो एंग्लो की वजह से इसका बर्तानिया का नाम इंग्लैंड बन गया। ठीक है, ये ओल्ड ब्रिटेन था, जिसको हम यहाँ पे अगर बैलेंस देखें तो ओ एन भी लिखा हुआ है पुराने इंग्लिश में, ओ एन था, और यहाँ पर ये देखें तो TAIN लिखा है, ब्रिटेन। सो मैं यहाँ से अब आपको साथ साथ बताती हूँ कि ये आपने भी ये थॉरोली स्टडी करना, और इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंग्लो सैक्सन, या व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो यू पीपल नो अबाउट दैट, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट tribe. The earliest phase of English literature started with Anglo-Saxon literature of the Angles and Saxons, much before they occupied Britain. बहुत पहले उन्होंने ब्रिटेन पे, जो बर्तानिया पे ऑक्युपाई किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था। इंग्लिश was the common name and tongue of these tribes. Before they occupied Britain, they lived along the coast of Sweden and Denmark. And the land which they occupied was the England. जिस लैंड पर कब्जा किया था, चूंकि वो एंगल्स थे तो इसलिए उसी के नाम से ये लैंड का नाम भी था इंग्लैंड। पहले ये इंग्लैंड ऐसे लिखा जाता था, और ये जैसे जिसे हम आजकल इंग्लैंड कहते हैं, तो ये उसकी हिस्ट्री है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एंगल्स ने, एंग्लो सेक्सन ने जब आए तो एंगल्स की वजह से इसका नाम इंग्लैंड पड़ा, पहले ये ब्रिटेन था। अंडरस्टैंड? These tribes were fearless. Fearless पहले भी हमें पता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे, तो उनको कैल्स ने कहा था, बुलाया था कि वो हमारी हेल्प करें और हमें पेट से निजात दिलाएं। तो वो बहुत बेखौफ थे, ठीक है, एडवेंचरस एंड ब्रेव। एंड ड्यूरिंग द लेटर years of Roman occupation of Britain, they kept the British coast in terror. Like other nations, they sang at their feasts about battles, gods, and their ancestral heroes, and some of their chiefs were also bards. Bards कहते हैं शायर को, ठीक है, इसको कहते हैं बार्ड्स। ये ना एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये जो कौम थी ना, sang at their feasts, अपने त्योहारों पे गाती थी, ठीक है, जंगों में, अपने देवताओं में, अपने हीरोज के लिए कुछ ना कुछ ये गाते थे, ठीक है। इट वाज इन दीज सॉन्ग्स ऑफ रिलीजन, यानी जैसे मजहबी सॉन्ग होते हैं, जो भी के त्योहार होते थे, जंग, वॉर्स एंड एग्रीकल्चर, दैट इंग्लिश पोएट्री बिगेन इन द एंशिएंट इंग्लैंड while Britain was still a Roman province। जो इस टाइम जो है ब्रिटेन जो था ना, वो रोमन प्रोविंस था। Though much of this Anglo-Saxon poetry is lost। अब यहाँ ये टाइम था कि जो Anglo-Saxon की शायरी थी, जो उनका वर्क था, वो खोना शुरू हो गया। There are still some fragments left। For example, Widsith, जो विकसित थी, जैसे कि मैंने अगर आपको पहले स्क्रीन शेयर की हुई थी, तो उसमें मैंने ये वर्क मेंशन किया हुआ था कि इट टेल्स अबाउट द जर्मनिक वर्ल्ड, जर्मनी की दुनिया के बारे में इस वर्क में बताया, और ये बहुत फेमस वर्क था इनका। एंग्लो सेक्सन का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे फेमस वर्क है, तो आप लोग के माइंड में होना चाहिए तो विकसित इज द फेमस वर्क ऑफ द एंग्लो सेक्सन। Widsith described continental coasts visited in imagination by a far-wanting poet।
Voltaire tells how Walter of Aquitaine withstood a host of foes in the passes of the wasps. The splendid fragment called the Fight of Feinberg deals with the same forward camp of battle against fearful odds and complaints of Dior. ये भी मैंने आपको Dior मेंशन की है कि Dior भी इनका बहुत अच्छा वर्क था। ये भी पॉइंट का नाम है, ठीक है। ये सारे इनके वर्क है, ये जो लिखे हुए हैं ना, ये इनके वर्क के बारे में लिखा हुआ है कि इनका ये वर्क था। तो ये जो Dior पॉइंट्स है, ये 42 लाइन्स पे कंसिस्ट इनका बहुत अच्छा वर्क था। ज्यादा चूंकि इन्होंने नहीं लिखा था और बहुत ही नहीं है इनका जो कहा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनका काम बताएं, इन्होंने बहुत अच्छा कोई शायरी में काम नहीं किया हुआ था, लेकिन चुन के लिखने की कोशिश की थी, तो उनमें ये 3-4 काम के बहुत इंपॉर्टेंट है। Dior था और ये पहले विकसित है, Dior है। थर्ड वन इज द Beowulf. The most important point of this period is Beowulf. It is a tale of adventures of Beowulf, the hero, who is a tank champion and slayer of monsters. The incidents in it are such as many be found in hundreds of other stories, but what makes it really interesting and different from little romances is that it's full of all sorts of references and allusions to great events, the fortunes of kings and nations. There is thus an historical background. तो ये जो सारा बताया हुआ है ना, ये Beowulf के बारे में बताया हुआ है, जो कि हमने पहले, ये बहुत बड़ी लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको नेशनल एपिक भी कहते हैं इंग्लैंड की। अगर ये कहा जाए कि इनकी नेशनल एपिक कौन सी है, तो वो ये Beowulf आप कहेंगे कि वो इनके ये इनका वर्क था। अब इसके बाद आ जाएंगे आफ्टर दी राइटिंग्स, आफ्टर द एंग्लो सेक्सन इम्प्रेस्ड। अब चूंकि क्रिश्चियनिटी कौन लाए थे यहाँ पर, रोमन्स लाए थे। रोमन्स लाए थे ना, हमने स्टार्ट में पढ़ा था। आफ्टर द एंग्लो सेक्सन्स एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी, द पोएट्स टुक अप रिलीजियस थीम्स। और इन्होंने ना, जो लोगों ने यहाँ पर फिर अब क्रिश्चियनिटी को एडमिट किया, उसको लेके आया और उसी के थीम्स बनाने शुरू कर दिए एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ देयर पोएट्री। अपनी जो शायरी थी ना, उनमें क्रिश्चियनिटी का आंसर आप देखें तो, चूंकि अंग्रेजों का आप देखें तो क्रिश्चियनिटी की तरफ ज्यादा होता है, तो वो इनकी पोएट्री में भी ज्यादा शो हो रहा था। इनफैक्ट अ मेजर पोर्शन ऑफ एंग्लो सैक्सन पोएट्री इज रिलीजियस। ज्यादा जो एंग्लो सैक्सन की पोएट्री थी वो कौन सी थी, रिलीजियस। The two important religious poets of the Anglo-Saxon period were Ketman and Senior. अब ये आपको दो नाम जो है बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जब आप इस क्वेश्चन के बारे में लिखेंगे तो इनके ये तीन से चार इनकी ये जो राइटिंग्स हैं, आप लोगों की ये जो बताई हैं, पहले जो है विकसित है और Beowulf है। इसी तरह इनके राइटर्स भी हैं, कैचमैन एंड सीनवुल्फ। ये जो है इनके राइटर्स हैं जो मेन थे, ठीक है, एंग्लो सैक्सन पीरियड के। कैचमैन सेइंग इंसिडस द होल स्टोरी ऑफ द फेट ऑफ मैन। मैन की किस्मत के बारे में, फेट के बारे में इन्होंने लिखा, फ्रॉम द क्रिएशन एंड द फॉल to the redemption and the last judgment. And with this large framework, the scripture history symbols most important point is that is a material narrative of leading events of Christ's ministry upon earth, including his return to judgment, which is treated with much grandeur. Anglo-Saxon poetry is markedly different from the poetry of next period, Middle English और Anglo-Norman period. अभी का ये जो Anglo-Norman period आप कहेंगे कि अभी तो हम Anglo-Saxon के बारे में बात कर रहे थे, तो अगला Anglo-Norman कौन है? Anglo-Saxon के बाद जो next आए थे या इसके बाद जो period start होता है वो Anglo-Norman का होता है। और इनकी और उनमें डिफरेंस था, ठीक है। उनकी पोएट्री बिल्कुल डिफरेंट थी टू द नेक्स्ट पीरियड पोएट्री, for it deals with the traditions of an older world and expresses an other temperament and way of living. It reads the influence of the wind and storm. It is the poetry of a stern and passionate people,
concerned with the primal things of life, moody, melancholy, and fiery, yet with great capacity of endure and vitality. अब ये आपको जो इस पैसेज में क्या पढ़ा आपने, इसमें हमने ये ज़हन में जो आपने इसमें ये सारा लर्न नहीं करना है, ओरल लर्न नहीं करना है, आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है और यू पीपल विल राइट इन योर ओन वर्ड्स आल्सो। इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट जैसे कि लिखा हुआ है वैसे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें ये एंग्लो सैक्सन ने क्रिश्चियनिटी कबूल की, उसमें उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी पोइट्री में क्रिश्चियनिटी का आंसर ज्यादा नुमाया था। फिर इनके दो राइटर्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, एक कैटमन, एक कैनन थे। ठीक है, इन्होंने ये काम किया। फिर उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एंग्लो सैक्सन की पोइट्री जो है वो बिल्कुल डिफरेंट थी इससे टू द नेक्स्ट पीरियड पोइट्री। ओके, द एंग्लो सैक्सन period was also marked by the beginning of English prose। आपको पता है अगर ये कहा जाए कि इंग्लिश प्रोस का आगाज कहाँ से हुआ तो एंग्लो सैक्सन के साथ हुआ। Through the chronicles which probably began in King Alfred's time and through Alfred's translations from the Latin, a common available prose was established, which had all sorts of possibilities in it. In fact, unlike poetry, there was no break in prose of Anglo-Saxon period and the Middle English period. And even the later prose in England was communication of Anglo-Saxon prose. The tendency of the Anglo-Saxon prose is towards observance of the rules of ordinary speech. That is why, though one has to make a considerable effort in order to read verse, religious instructions, and two greater pioneers of English were Alfred the Great। अब यहाँ पर जो आपसे इसमें जो प्रोज के बारे में बताया, अब आपने इसमें प्रोज का ये लिखना है कि इंग्लिश प्रोज का आगाज एंग्लो सैक्सन के दौर से हुआ। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसमें जो प्रोज में बहुत अच्छा नाम, बहुत बड़ा नाम किसका है, अल्फ्रेड द ग्रेट। ये राइटर हैं प्रोज के और इनका नाम है, और ये सबसे पहले प्रोज के राइटर हैं, द ग्लोरियस किंग ऑफ वेसेक्स। ये जगह का नाम है, इंग्लैंड में एक जगह है जो वेसेक्स कहते हैं, तो ये किंग थे वहां के। who translated a number of Latin chronicles in English, and Alfred, a priest who wrote sermons in a sort of poetic prose. Next है the Angles and Saxon first landed in England in middle of the 5th century, and by 670 AD they had occupied almost the whole of country. Unlike the Romans who came as conquerors, these tribes settled in England and made her their permanent home. अब ये चूंकि हमने पहले हिस्ट्री बहुत अच्छे से आपको समराइज करके भी बता दी थी, मैंने समरी आपको बताई है इसकी एंग्लो सैक्सन कैसे आए थे। ये तो आए थे हेल्प करने आए थे, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर ऐसे इस कंट्री पे ऑक्युपाई करके ऐसे सेटल हो गए कि उन्होंने इसको अपना परमानेंट घर बना लिया, परमानेंट होम बना लिया, और दे बिकेम therefore ancestors of the English race. The Anglo-Saxon kings of whom Alfred the Great, ये जो है ना एंग्लो-सैक्सन किंग्स में आते हैं, अल्फ्रेड द ग्रेट है ना, वो वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट। इन्होंने रूल किया था till 1066 when hired the last of Saxon kings was defeated at the Battle of Hastings by William, the conqueror of Normandy। ये नॉर्मेंडी का था, इसने फतह किया था, तो ये इसके बाद इसके जरिए इसको शिकस्त हो गई थी। तो फ्रांस का ये था। The Anglo-Saxon or Old English period in English literature therefore extends roughly from 670 to 1100। आपसे पूछा जाए कि ये पीरियड या ये दौर कितना रहा था एंग्लो सैक्सन का, तो आप कहोगे 670 से लेकर 1100 तक ऑलमोस्ट ये पीरियड है जिसमें एंग्लो सैक्सन ने रूल किया है। As it has been made clear in the first part of this
quote that the literature of any country in any period is the reflection of the life lived by the people of the country in that particular period. अच्छा स्टूडेंट्स में आपको सबसे पहले ये भी एक बात बताना भूल गई और ये आपको पता होना चाहिए कि जो लिटरेचर होता है ना वो एक्चुअल में क्या शो करता है किसी भी कौम का, वो हमारा हो, वो पाकिस्तान का लिटरेचर यानी मुस्लिम्स का लिटरेचर हो या वो इंग्लिश का लिटरेचर हो, वो क्या शो कर रहा होता है, सोसाइटी को शो कर रहा होता है, कल्चर को शो कर रहा है। तो जो उन लोगों के साथ बीता या वो जिस जिस चीज को फेस करके आगे बढ़े वो सारा उनका लिटरेचर शो कर रहा है। यही बात उन्होंने मेंशन की है कि ये चूंकि इस बुक को जब आप पढ़ोगे, ये जो बुक मैं आपको बता रही हूँ कि क्रिटिकल है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है बाय डॉक्टर बी आर मुलिक की है ये बुक, तो इसमें आप पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में उन्होंने मेंशन पहले से ये किया हुआ है कि किसी भी कंट्री में जो होता है लिटरेचर किसी भी मुल्क का होता है, किसी भी दौर का होता है, वो किस चीज की अक्कासी करता है, ऑफ द लाइफ लिव्ड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। वो उस उन लोगों की जिंदगी को शो करता है जो वहाँ के लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं, खास दौर में गुजारी होती है ना जिंदगी। किसी ने जंगी दौर में गुजारी है, किसी ने अमन के दौर में गुजारी है, किसी ने कोई पोएट्री के दौर में गुजारी है, रोमांस के दौर में गुजारी है, जो भी है वो सारा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उसकी अक्कासी करता है। We find that this applies to the literature of period. तो ये अप्लाई होता है उस पीरियड के लिटरेचर पर। The angles and section combined in themselves opposing traits of character, divergy and sentiment, rough living and deep feeling, splendid courage and deep melancholy resulting from thinking about the unanswered problem of the death. Thus they lived a rich external as well as internal life। यानी इन लोगों या एंग्लो सेक्शन के बारे में बताया कि वो बहुत रफ लिविंग थे, डीप फीलिंग थे, ठीक है, बहुत शानदार हौसला था उनमें। तो वो कहते हैं कि उन्होंने lived a rich external as well as internal life। उन्होंने बहुत अमीर एक्सटर्नल भी और इंटरनल लाइफ गुजारी है। एंड इट इज स्पेशली द later which is the basis of the rich literature। यही वजह है कि बहुत rich literature है एंग्लो सेक्शंस का, क्योंकि brave and fearless fighters, बहुत बहादुर थे और बहुत बेखौफ या निडर जो जंगजू थे, बहुत बड़े ये फाइटर्स थे। love of untarnished glory and happy domestic life and virtues made great appeal। They followed their life five great principles। उनके जो जिंदगी के उन्होंने 5 असूल जो थे ना, बहुत बड़े असूल थे जो उन्होंने फॉलो किए थे। लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम, दिस इज द फर्स्ट रूल। वो बहुत पर्सनल फ्रीडम को बहुत प्यार करते थे। रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, रिलीजन मजहबी थे, लव फॉर वुमेनहुड एंड स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। यानी ग्लोरी कहते हैं शान शौकत को, तो वो बहुत कोशिश करते थे अपनी, यानी शान शौकत बहुत पसंद थी उनको। ऑल दिस प्रिंसिपल्स, ये 5 प्रिंसिपल्स आप लोगों ने ये भी रिमाइंड करनी है कि ये कौन से थे जिनमें उन्होंने लाइक किया या अपनाए, उन्होंने फॉलो किया अपनी जिंदगी में। ऑल दिस प्रिंसिपल्स आर reflected in their literature। They were full of emotions and expressions and loved music and songs। Thus we read in Beowulf। अगर आप इनकी बेओवुल्फ को रीच आउट भी करें ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह के थे, या जो इनकी मतलब थी ना पोएम बहुत अच्छी है अगर आप उसको स्टडी करना चाहो। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि ये बेओवुल्फ का यहाँ पर है, मेरे पास भी होगी शायद, आप खुद से इसको सर्च करके और आप इसको पढ़ सकते हो। Therefore the ancestors of English race, ये हमने म्यूजिक एंड सॉन्ग्स वेयर द हीरो स्टार्ट द डे। ये इन्होंने बेओवुल्फ के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, तो ये इसकी इतनी सच वो जरूरत नहीं है। तो आप ये है कि आप थोड़ा सा ब्रेक कर लें, तो इसके बाद मैं आपको इसके बारे में दोबारा से बताती हूँ। और या इसको जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एंग्लो सेक्शन का आपने क्या रिमाइंड रखना है, वो ये रखना है कि एंग्लो सेक्शन आए कैसे थे,
तब बरतानिया था जब वो आए थे, फिर उन्होंने आके यहाँ पर शिकस्त दी पिट्स को और कैल्स को भी निकाल दिया और उन्होंने रोल किया यहाँ पर हुकूमत की। तो एंग्लो से इसका नाम इंग्लैंड पड़ गया, इस एरिया का नाम। तो उन्होंने वहां पर फिर उन्होंने लिटरेचर में पहले सुना था, फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। रोमन लैंग्वेज थी वो, उन्होंने लिखना शुरू कर दी। फिर उन्होंने कुछ वर्क लिखे थे, वुडसेट था, बेओवुड था, और उनके वो जो राइटर्स थे। फिर उसके बाद प्रोज का स्टार्ट भी एंग्लो सेक्शन से हुआ था, तो प्रोज इन्होंने स्टार्ट किया था। इसमें भी बहुत बड़े अल्फाबेट जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट है इसमें। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी इनका पीरियड मेंशन करना है कि वो 670 से 1100 तक उन्होंने यहाँ पर गुजारा है। वो एंग्लो सेक्शन का पीरियड है। जो लिटरेचर में दौर है ना इस सदी का 670 से 1100 तक, वो एंग्लो सेक्शन का है। ठीक है, इसके बाद हमने एंग्लो नॉर्मन का पीरियड पढ़ा। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है एंग्लो सेक्शन के बाद जो था हमारा नेक्स्ट पीरियड है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं मिडल इंग्लिश का है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ये आपके सामने स्क्रीन शेयर की हुई है कि मिडल इंग्लिश और एंग्लो नॉर्मन, अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हो ना, कि जरूरी नहीं है कि एंग्लो नॉर्मन लिखा हो, अगर आपसे मिडल इंग्लिश का भी पूछा जाए और बताया जाए कि 1100, चूंकि वो 670 से 1100 तक एंग्लो सेक्शन पीरियड था, तो अब ये 1100 से 1500 तक कौन सा है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड है। और इसको हम मिडिल इंग्लिश का दौर भी कहते हैं, नॉर्मन्स का है ये दौर। इसमें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द नॉर्मन्स हु वर रिसाइडिंग इन नॉर्मेंडी, फ्रांस का ये है, उसका पुराना नाम नॉर्मेंडी था, डिफीटेड द एंग्लो सैक्सन किंग एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ये जंग थी जो कि 1066 में हुई थी, एंड कंकर्ड इंग्लैंड। तो उस वक्त इन्होंने ना, जो नॉर्मन्स ने ये जंग लड़ी थी और फिर इंग्लैंड को फतह कर लिया था। अब यहाँ पर ये नॉर्मन्स आ गए थे। द नॉर्मन्स कंक्वेस्ट इन एवरेटेड distinctly new epoch in the literary as well as political history of England. The Anglo-Saxon authors were then suddenly and permanently displaced as the Anglo-Saxon king. The literature afterwards read and written by Englishmen was thereby as completely transformed as the sentiments and tastes of English rulers. The foreign types of literature introduced after the Normans' conquest first found favor with the monarchs and courtiers and were deliberately fostered by them. अच्छा, एक बात और शेयर कर दी चलो, कि चूंकि ये हिस्ट्री है और पुरानी इंग्लिश है, ये जो हम पढ़ भी रहे हैं ना, तो इसमें ये पुरानी इंग्लिश थोड़ी टफ है। इसमें आपको जो कुछ की समझ नहीं आएगी कुछ बातों की, या आप अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे मीनिंग्स, तो आप इसको, हमने कौन से इसको एज इट इज लिखना है, आपने तो इसको डिफाइन करना है ना, आपने इसको समझना है और इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि ये जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड था 1100 से 1500 तक के, उनमें उन्होंने क्या किया और वो कैसे वहां पर उन्होंने हुकूमत की, इंग्लिश पे हुकूमत की, और ये यहाँ पर ये दौर चला। एक टाइम आएगा इसके बाद इन्होंने भी खत्म हो जाना है, हमने इसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ना है, उसके बाद जो अगला दौर आया वो कौन सा था। So no effective protest was possible by the Anglo-Saxon, and English thought for centuries to come was largely fashioned in the manners of the Franks. The throughout the whole period which we call the Middle English period, हम इस सारे पीरियड को जो चल रहा है ना, इन्होंने एंग्लो सैक्सन को रिप्लेस कर लिया। ठीक है, इन शॉर्ट क्या क्या था, एंग्लो नॉर्मन ने मिडल इंग्लिश में क्या क्या था, एंग्लो सैक्सन को रिप्लेस कर लिया था। अब इनका आंसर नुमाया होगा कि इन्होंने जो जो काम किए है इसमें। इसको क्या कहते हैं, मिडल एज भी कहते हैं और मेडिवल टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। बरतानिया की तारीख में मेडिवल जो टाइम था ना, वक्त था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसको हम वो भी कहते हैं। और द एंग्लो नॉर्मन पीरियड in the forms of artistic expression as well as of religious service. The English openly acknowledged a Latin control. जो इंग्लिश थी ना वो प्रॉपरली जो है ना उस पर लैटिन, हम कहते हैं ना इंग्लिश लिटरेचर में लैंग्वेज होती है फ्रेंच और लैटिन, तो ये लैटिन जो लैंग्वेज थी ना उसका फुली कंट्रोल था।
It is true that before the Norman conquest, the Anglo-Saxon had a body of native literature distinctly superior to any European vernacular. बट वन कैन नॉट डिनाई, जो इससे वो कहते हैं कि जो इनकी लैंग्वेज थी ना वो क्या थी, लैटिन थी। जबकि जो अब अगर आप जेन में रखिएगा कि जब हमने वो एंग्लो सेक्शन को पढ़ा था तो उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, जर्मनी से, चूंकि वो आए थे नॉर्दर्न जर्मनी से, तो उनको तो लिखना भी नहीं आता था, वो जस्ट लिटरेचर उन्होंने सुनना शुरू किया था। बट उसके बाद जर्मन जो अल्फाबेट्स थे उन्होंने वो सीखे थे और उसके बाद वो अपनी कुछ पोइट्री स्टार्ट की थी। इनकी लैंग्वेज कौन सी है, लैटिन कंट्रोल था, इसमें लतीनी थी। इट इज ट्रू दैट बिफोर द नॉर्मन कंक्वेस्ट एंग्लो सैक्सन, जब नॉर्मन ने पता कर लिया, ठीक है, एंग्लो सैक्सन को, हैड अ बॉडी ऑफ नेटिव लिटरेचर distinctly superior to any European vernacular, but one cannot deny that the Normans came to their land when they greatly needed an external stimulus. The conquest affected a wholesome awakening of national life. The people were suddenly inspired by a new vision of a greater future. They became united in a common hope. In course of time, the Anglo-Saxon lost their initial hostility to the newcomers. ये सारी अब बात के जो बता रहे हैं इसका पर्पस ये है कि जब पता कर लिया था नॉर्मन्स ने एंग्लो सेक्सन्स को पता कर लिया था, तो एंग्लो सेक्सन्स की तो खुद की जो पहचान थी, हॉस्टिलिटी थी, वो खत्म हो गई थी। किसने कर दी थी, जो न्यू कमर्स थे। और न्यू कमर्स कौन थे, वो थे नॉर्मन्स थे। In course of time, the Anglo-Saxon lost their initial hostility to the newcomers and all became part of the parcel of one nation. एक ही कौम का हिस्सा बन गए थे Normans. The Normans not only brought with them soldiers and artisans and traders, they also imported scholars to the revived knowledge, chronicles to record memorable events, minstrels, and celebrate victories. ये जो जैसे उन्होंने वो स्टार्ट में अपनी हमने एंग्लो सेक्शन के पढ़ा कि वो स्टार्ट में जो जंग थी या जो भी उनके त्यौहार होते थे उसमें वो कोई सॉन्ग गाते थे, सिंग करते थे ना सॉन्ग, उनके अपनी कोई त्यौहार होते हैं वो जो उसमें गाते थे। इन्होंने भी इसी तरह वो कहते हैं ना सिर्फ ये अपने साथ आर्टिस्ट भी लेके आए, ना सिर्फ सिपाही थे, आर्टिस्ट थे, तिजारत करते थे, बल्कि वो बहुत बड़े स्कॉलर्स भी लाए थे जो कि इनकी बड़ी बड़ी क्रॉनिकल्स जो इवेंट्स पे वो जो है वो गाते थे। ये नीचे भी इसमें लिखा हुआ है विक्ट्रीज और सिंग ऑफ एडवेंचर एंड लव, और वो अपने एडवेंचर और जो है ना ये लव के जो गीत गाते थे। द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टू पीरियड्स, दो अब आपको वो बताने जा रहे हैं कि मेजर डिफरेंस क्या है। आखिर उसमें उन्होंने ठीक है उन पे हुकूमत कर ली, उसको आके पता कर लिया और एंग्लो सैक्सन उसमें मिक्स हो गया, उनकी अपनी जो पहचान थी वो खत्म हो गई और लैटिन लैंग्वेज आ गई। तो अब इसके बाद जो मेन ग्रेट डिफरेंस क्या है इन दोनों पीरियड्स में, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड इज मार्क्ड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। जो पुरानी इंग्लिश पोएट्री थी ना उसकी वो डिसअपीयर हो गई थी, गायब हो गई थी इसमें ना इनके बाद। देयर इज नथिंग ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन पीरियड लाइक बेओवुल्फ और फॉल ऑफ द एंजल्स। हमने बेओवुल्फ का बताया आपको पहले ही कि ये एक लार्जेस्ट पॉइंट थी जो कि 3000 से ज्यादा लाइनों पर मुश्तमिल थी, तो ये बहुत बड़ा काम था और बहुत अच्छा काम कर बहुत फेमस था, नेशनल एपिक थी इंग्लैंड की। वो कहते हैं इसके बाद इनका प्रॉब्लम ये हुआ कि पोइट्री तो डिसअपियर ही हो गई, इन्होंने क्या क्या इसको गायब कर दिया। और ये लास्ट नॉर्मल जो नॉर्मन पीरियड की जो है ना लाइक बेओवुल्फ और फॉल एंजल्स, इसके बाद तो कुछ भी नहीं था। The later religious poetry has little in it to the recall the finished art of Kenilworth. ये आर्ट इनका यहाँ इस Kenilworth पे फिनिश हो गया था। एंग्लो सेक्सन पोएट्री whether derived from Haddon or from the church has ideas and manners of its own. It comes to perfection and then it dies away. मतलब इनका क्या यहाँ पर इसमें इनका खत्म हो गया वो पोइट्री का, या जो मजहबी पोइट्री था या इनका कोई इंटरेस्ट था, कोई नया काम नहीं किया था, इसमें कुछ भी नहीं आया था। It seems that Anglo-Saxon poetry goes to reach maturity and then disappears as with the new forms of language and under new influences. The political education started again
and so the poetry of Anglo-Norman period has nothing in common the Anglo-Saxon poetry. The most obvious change in literary expression appears in the recurring diet. From centuries Latin had been more or less spoken or written by the clergy in England. The conquest, which led to the revocation of the monasteries and the tightening of tie with Rome. ये रोम जो इनका था, जैसे ये रोमी लोग थे वहां पर रहते थे, अब ये उसके बाद चूंकि इनके बाद अगला पीरियड स्टार्ट होना है और इनको खत्म होना है, ये उसमें मर्ज होंगे और फिर नया आएगा, तो अब ये उसकी तरफ जा रहे हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ था, डिटरमिनेंट एड्स, तो मोर extensive use, still more important as a result of foreign sentiment in court and castle. It caused writings in England vernacular to be disregarded and established French as the natural speech of the cultivated and high-born. The clergy insisted on the use of Latin, the nobility of the use of French. No one of influence saw the utility of English as a means of perpetuating thought, and for nearly 3 centuries, very few works appear in the native tongue. वो कहते हैं इन 3 जो सेंचुरियों में ना बहुत कम काम जो है ना वो अपीयर हुआ था। ये अब आप यहाँ तक देखें कि हमने कितना स्टडी किया है इसको, क्या इसके बाद इसमें एंग्लो सैक्सन के बाद एंग्लो नॉर्मन में कुछ नया काम आया? नहीं आया। उन्होंने कहा वही जो पॉइंट्स थी या उन्होंने पोएटिक जो है रिलीजियस पोएट्री थी, कोई भी मजहबी पोएट्री थी, उसके बाद उन्होंने कुछ नया नहीं किया, बल्कि ये जो डिसअपियर हो गया यहाँ से सारा कुछ। और उन्होंने कहा कि नियरली 3 centuries वेरी फ्यू वर्ड्स अपीयर्ड इन नेटिव टंग, उनकी जो अपनी नेटिव टंग थी जो लैटिन थी, ठीक है, उसमें जो अपीयर हुआ था। In spite of English language having been thrown into the background, some works were composed in it, though they echoed in the sentiments and taste of the French writers, as French then was the supreme arbiter of European literary style. इनका जो स्टाइल था ना वो यूरोपियन लिटरेरी स्टाइल था, कि यूरोप की तरफ आ रहे हैं। Another striking characteristics of medieval literature as its journal anonymity of the many who wrote the names of the but few are recorded, and of the history of these few we have only the most meager details. It was because originality was deplored as a fault, and independence of treatment was a heinous offense in their eyes. ये देखें, अब जैसे इसके बाद पॉइंट्स आ गए हैं जो इनके मेजर थे, यानी वो क्या दौर था या क्या चल रहा था, तो उसमें पहला जो है वो कौन सा दिया उन्होंने, जो रोमांसिस, यानी जो रोमांसिस था ना, ये अब इनके लिटरेचर की बात आ रही है, उसमें इफेक्ट क्या क्या हो रहे थे। यानी आप अगर ये बताएं कि जी उनका लिटरेचर का पहला इफेक्ट या उनके इंग्लिश लिटरेचर में एंग्लो नॉर्मल का वो सबसे ज्यादा इफेक्ट रोमांसिस का था। द मोस्ट पॉपुलर form of literature during the Middle English period was the romances. यानी जो इनके वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट काम था मिडल इंग्लिश का, जो अंसर नुमाया था वो रोमांसिस का था। No literary productions of the Middle Ages are so characteristic, none so perennially attractive as though that treats romantically of the heroes and heroines of bygone days. These romances are notable for their stories rather than their poetry, as they, like the drama afterwards, furnish the chief mental recreation of time for the great body of people. These romances were mostly borrowed from the Latin and French sources. वो कहते हैं जो romances थे ना, ये भी इन्होंने कहाँ से borrow किए हुए थे, लैटिन से और फ्रेंच से किए हुए थे। और they deal with the stories of King Arthur
The War of Troy, the mythical doings of Clegane and Alexander the Great, ये इनके राइटर्स के नाम हैं जिन्होंने के साथ इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने स्टोरीज लिखी हैं और बहुत रोमांटिक स्टोरीज लिखी हैं। यानी ये इनका पहला जो आंसर था ना इनके लिटरेचर का, वो कौन सा था? रोमांस। यानी ये रोमांसिस का आंसर पीरियड इन मिडल जो इंग्लिश थी उसमें बहुत प्रोमिनेंट था। फिर इसके बाद है इनके जो बड़े ही मोजजाना कह लो और बड़े मोरालिटी वाले जो ड्रामे थे ना, प्लेस थे, वो ये थे। उसके भी यहाँ नाम लिखे हुए हैं इन्होंने, आपने इसको भी शॉर्ट आउट कर लेना है, ये नहीं कि बिल्कुल वैसे आपने पढ़ना है, इनको आप शॉर्ट कर सकते हैं। मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस, आपने in the Middle English period, miracle plays became very popular from the growth and development of the Bible story, scene by scene, carried to its logical conclusion. This drama developed to an enormous cycle of sacred history, beginning with the creation of man, his fall, and banishment from the Garden of Eden, and extending through the more important matters of the Old Testament and life of the Christ, in the New to the summoning of the quick and dead of the day, the final judgment. The king of drama is called the miracle play, sometimes less correctly the mystery play, and it is flourished throughout England from the reign of Henry II to that Elizabeth. Another form of drama, यानी ये अब सारे उनके प्लेस बता रहे हैं। उनका पहला आंसर बताया था कि रोमांस का था, दूसरा बड़े मिरेकल इनके प्लेस थे, ड्रामे। जैसे हम ड्रामे देखते हैं, आप प्लेस देखते हो, हमने इंग्लिश की जो हिस्ट्री में इनके बहुत बड़े बड़े प्लेस हैं। अगर आप ये जो प्लेस के नाम मेंशन किए हैं, अगर आप ये देखें तो ये बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत लेंथी प्लेस हैं। Another form of drama which flourished during the Middle Age was the morality plays. In these plays, the uniform theme is the struggle between the power of good and evil. वो कहते हैं थीम क्या है इनके प्लेस का, आखिर इन्होंने जो ये मोरालिटी प्लेस है इनमें जो थीम है वो एक कोशिश दिखाई गई है अच्छाई और बुराई में। ठीक है, क्या इनके और यूनिफॉर्म थीम का मतलब है कि सेम ही थीम है इनके सारे प्लेस का, कि अच्छाई और बुराई में इनकी स्ट्रगल दिखाई गई है फॉर द mastery of the soul of man. The personages were abstract virtues or vices, each acting and speaking in the accordance with his name, and the plot was built upon their contrast and influences on human nature, with intent to teach right living and uphold religion. In a word, analogy is the distinguishing mark of the moral play. In these moral plays, the protagonist is always an abstraction. He is mankind, the human race, the pride of life, and there is an attempt to compass the full scope of man's experience and temptations in life, as there has been a corresponding effort in the miracle plays to embrace complete range of sacred history. I think आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, ये हिस्ट्री है एक्चुअल में बच्चों, हिस्ट्री ऐसे ही है, वो आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी। हमने कौन सा ये हिस्ट्री के ये सारे का सारा उठा के क्वेश्चंस में नहीं लिखते ना, हमसे जो वो पूछा जाएगा और उसको शॉर्ट आउट करके आपने हाईलाइट कर लेनी है, इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस जस्ट उनको आपने लर्न करना है और उन्हीं को ही हमने पेपर में लिख देना है। और अगर इसके बारे में कुछ भी मिडिवल एज पूछ लें आपसे या एंग्लो नॉर्मल पूछ लें या मिडिल इंग्लिश पीरियड पूछ लें तो आपने ये इसमें से जो भी पूछे आपको क्वेश्चन इसमें से लिख देना है। ये हमारा जो है आज का हमने ये, वैसे तो अभी यहाँ हमने चौसर और रेनेसेंस पीरियड है, ये इससे पहले तक पढ़ लेते हैं। ये मिरेकल प्लेस, इसके बाद है ये विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड जो है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स है मिडिल एज का। आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ग्रेटेस्ट पोइट कौन सा है तो वो विलियम लैंगलैंड है। एंड हिज पोएम अ विजन ऑफ पायर्स द प्लोमैन, ये इसकी एक पोएम है जो इसने राइट की थी और ये इसका ये कह लो कि मिडिल एज का सबसे अच्छा अल्लाह तरीन राइटर है। holds an important place in English literature. English literature में इसका बहुत बड़ा नाम है, आप इनकी पोएम पढ़ेंगे, स्टडी करोगे। ओके, विलियम लैंगलैंड को हम पढ़ रहे थे
कि ये ग्रेटेस्ट पोएट है मेडिवल एज का या मिडल एज का आप कह दें, तो इन्होंने ये जो राइट की है, in spite of its archaic style, it is a classic work in English literature. This poem, which is a satire on the corrupt religious practices throw light on the ethical problem of the day. इसके बाद है, the character assumed by the Langland is that of the prophet renouncing the sins of society and encourage man to aspire a high life. यानी ये जो राइटर है ना, इसने बहुत ये कह लो रिलीजियस टाइप है, ठीक है, और प्रॉफिट का उन्होंने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं जैसे एक माशरे में गुनाह होते हैं ना और गलत काम होते हैं या बुराइयां होती हैं, तो उसको वो डिस्करेज किया है उसने अपनी राइटिंग में। वो रिप्रेजेंट्स करता है, he represents the dissatisfaction of the lower and the more thinking classes of English society, as Chaucer represents the content of the aristocracy and the prosperous middle class. ठीक है, prosperous जो मिडिल क्लास है उसको भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। The fictional system is his ideal. He desires no change in the institution of his days and think that all would be well if the different orders of society would do their duty. Like Dennett and Vine, ये भी writers हैं, ये writer के names हैं। He ennobles his style by erring in a crave of allergy and is instantly real. इसके ये जो विलियम लैंगलैंड है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इसको क्या है, इसमें क्या यहाँ पे। सो हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद पढ़ना है जॉन, ये जो है ना, ये राइटर्स हैं इनके। अब आगे हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं, जॉन गॉर। इसने क्या किया था? गॉर ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, though it was Chaucer who played the most important role in his directions. Gore's contribution cannot be ignored. वो कहते हैं कि जो चौसर, अगर हम इसके बाद जब चौसर को पढ़ेंगे ना, तो आप लोग इन सबको जो कह रहे हो कि पीछे छोड़ जाओगे कि चौसर का तो बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में और उसके बहुत बड़े बड़े वर्क हैं, बल्कि आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट हम ये पढ़ रहे थे जॉन गॉर, ये भी राइटर ही है। तो मैं बच्चों को पहले आप लोगों को सबको ये बता दूं कि कंफ्यूज नहीं होना, परेशानी होना, बोर नहीं होना। हिस्ट्री, एक्चुअल में हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और वो भी इंग्लिश लिटरेचर की, तो अब ये थोड़ी बोरिंग भी होगी, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेके बैठोगे, सोचोगे कि हमने इसको समझना है कि इस बंदे ने ये आया था, ये किस एज में आया था, इसने क्या काम किया था, तो वो हम इजीली समझ लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ रहे थे जॉन गॉर के बारे में। So he is a great stylist, and he proved that English might compete with the other language which had most distinguished themselves in poetry. के जो ये था ना, ये बंदा जब आया, इसने कहा कि इंग्लिश की जो लैंग्वेज है ना, वो कोई भी जुबान उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, इसने जो इसका पर्पस था, इसने ये अपना शो करवाया और इस बात को। गॉर इज मेनली अ नरेटिव पोएट एंड हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज कन्फेशन एंड मिथ्स, व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड डिवाइन इंटरप्रेटर। एक कन्वर्सेशन की फॉर्म में इसका ये काम है। इट इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द आर्ट ऑफ द लव एंड द स्टाइलिश the vanities of the current time, throughout the collection of the stories which forms the major portion of confession and myths. Gore present himself as a moralist, though Gore was inferior to Chaucer. मैंने आपको पहले ही बताया है बच्चों के, जो ये Chaucer से तो inferior किया है। He Chaucer, in fact Chaucer is a great जो author हैं उनमें आते हैं, उनके वर्क भी बहुत great हैं। It is sufficient that they were certainly fellow pioneers, fellow schoolmasters in the task of the bringing England to the literature. जो चौसर का लिटरेचर है ना, जो लिटरेचर में चौसर का हिस्सा है, जो काम उसने लिखा है,
वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा है। इवन कि आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर वो क्वेश्चन देंगे तो मे भी वो निकाल के जस्ट आप लोगों से ये कहें कि चौसर के बारे में लिखें, ठीक है, कि लिटरेचर का बताएं कि चौसर का क्या उसमें हिस्सा है, तो वो आपको बताना पड़े कि ये जस्ट चौसर का ये है, चौसर ने ये काम किए थे, तो आप उसमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे चौसर के काम को। Up to their time, the literary production of England has been exceedingly unlimited. Girl like Chaucer performed the function of establishing the form of England as a thoroughly equipped medium of literature. अब ये इसके बाद जो है चौसर आ गया है। ये चौसर जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और ये हम पढ़ेंगे और इसको आपने ध्यान से और तवज्जो से करना है, इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। चौसर का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो 1340 से 1400 तक है। इट वाज इन फैक्ट चौसर हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री का रियल फाउंडर है एंड इज rightly called the father of English poetry. Unlike the poetry of his contemporaries, which is the read by few expert professed scholars, Chaucer's poetry has been read and enjoyed continuously from his own days to this। अब जैसे कि स्टार्ट में उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, एक तो आपको यही लाइन बहुत अच्छे से आपने लिखनी है कि फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोएट्री और फिर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इसके बाद इसके जो वर्क्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं। उसकी जो चौसर की पोएट्री हैज बीन रीड एंड एंजॉयड continuously from his own day to this, and the greatest of his successor from Spenser and Milton to Tennyson and William Morris have joined in praising it. Chaucer in fact made a fresh beginning in English literature. इसने बहुत English literature का ना जो एक fresh literature होता ना उसका start इसने किया था, चौसर ने किया था। He disregarded altogether the old English traditions। जितनी भी पुरानी रवायात थी ना उन सबको इसने जो है ना वो खत्म कर दिया था और फ्रेश इंग्लिश लिटरेचर लेकर आया था और जिसको बहुत इंजॉय किया गया था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था इसको। तो his education as a poet was twofold. Part of it came from French and Italian literature। आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी इसकी भी दो तरह से, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि ये इटालियन स्टाइल है या फ्रेंच स्टाइल है लिटरेचर का, तो ये दो मेन लैंग्वेजेस थी, बट पार्ट ऑफ इट केम फ्रॉम लाइफ। He was not a more bookman, nor was he in the least a visionary like Shakespeare and Milton. He was, on the contrary, a man of the world and of affairs. The most famous and characteristic work of the Chaucer, Canterbury Tales, ये आपने शायद पढ़ी हो या सुनी हो। Canterbury Tales जो है ना ये इसका सबसे important work है, which is a collection of the stories related by the pilgrims of their way to the shrine of the Thomas Becket at the Canterbury. These pilgrims represents different sections of the Canterbury English Society, and ये एक्चुअल में जो इसने ये पोएम लिखी है ना ये इंग्लिश सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। उसके इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं उसमें लिखी हैं कि इंग्लिश सोसाइटी के बारे में, जहाँ जहाँ जैसा जैसा उनका रवाज था या जो जो कुछ वहाँ पर कल्चर था वो सारा रिप्रेजेंट किया है इसमें। So most prominent of these people in the prologue Chaucer's power are shown at their very highest. All these characters are individualized, yet their thoroughly typical quality gives unique value to the Chaucer's picture of men and manners in England of his time. The Canterbury Tale is a landmark in the history of English poetry because here Chaucer enriched the English language and literature to such an extent that now it could be conveniently used for any purpose. Moreover, by introducing a variety of highly finished characters into a single action and engaging them in an animated dialogue, Chaucer fulfilled every equipment थी। अब ये इसके बाद जो है चौसर का जो है वो सक्सेसर्स हैं कि यहाँ तक हम आज का ये करेंगे। इसके बाद जो रेनेसेंस पीरियड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, तो बस हम यहाँ पर आज
इसको वाइंड अप कर देंगे कि आफ्टर चौसर देयर वाज अ डिक्लाइन इन कि चौसर के बाद क्या हुआ था ना, जवाल आना शुरू हो गया था इंग्लिश पोएट्री का। आपको पता है कि चौसर तो फादर ऑफ पोएट्री था, जैसे कि उन्होंने पीछे रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद आपने उसका बताया कि कैंटरबरी टेल्स को एक्सप्लेन करना है आपने। आप अगर इसको स्टडी कर लोगे ना कि कैंटरबरी टेल्स में क्या लिखा हुआ है, कौन सी स्टोरीज हैं, थोड़ा बहुत आप उसको भी डिस्कस कर लोगे तो बहुत अच्छे से लिखा जाएगा। तो चौसर का ये उसके बाद क्या हुआ था कि चौसर के बाद इंग्लिश पोएट्री का जवाल शुरू हो गया था। अबाउट 100 years, the years from 1400 to the Renaissance were a period जो है। अब ये जो नेक्स्ट आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, आप बुक में भी देखेंगे कि तो रेनेसेंस जो पीरियड है वो इसके बाद आया था। There were only a few minor poets, the intimators and successors of Chaucer, who are called the English and Scottish Chaucerians, who wrote during this period. The main cause of the decline of literature during the period was that no writer of genius was born during those long years. वो कहते हैं इतने लंबे अरसे तक, इतने लंबे सालों तक कोई जीनियस पोएट पैदा नहीं हुआ था चौसर के बाद। चौसर सक्सेसर हुआ सिसिफ, लेजिट, हॉर्स, कैल्टन, हाइंड्रेंस, ये सारे नाम हैं, ठीक है। डनबार एंड डोगलेस, they all did title a little but occupy him, and यानी वो कहते हैं कि सारे थे तो छोटे इनसे लेकिन ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। they represent on era of mediocrity in English literature that continues up to the time of the Renaissance। आज के लिए जो है हमारा वो इतना ही लेक्चर काफी है।